वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में पार्ट यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के सबसे महत्वपूर्ण 50 एमसीक्यू प्रश्नों को करने वाले, और ये एमसीक्यू प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये सारे 50 एमसीक्यू प्रश्न याद होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद क्या है? अब आपने इस चैप्टर का नाम पढ़ा होगा, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप क्या है? यूरोप एक महाद्वीप का नाम है, एक कॉन्टिनेंट का नाम है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब राष्ट्रवाद होती क्या चीज है? क्या है ये राष्ट्रवाद? तो पहले इसे समझिए। यूरोप तो आप सबको पता है कि यूरोप एक महाद्वीप का नाम है, एक कॉन्टिनेंट का नाम है। लेकिन राष्ट्रवाद क्या होता है, इस शब्द को समझिए। देखिए, राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने राष्ट्र के लिए सत्य, निष्ठा और ईमानदारी की भावना। यानी कि जब कोई व्यक्ति अपने राष्ट्र के लिए क्या होता है, पूरा ईमानदार होता है, डेडिकेटेड होता है, तो उसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। तो राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें कोई भी इंसान क्या है, अपने राष्ट्र के लिए क्या है, ईमानदार होता है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? अपने राष्ट्र के लिए सत्य, निष्ठा और ईमानदारी की भावना। तो आप समझ गए होंगे राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने राष्ट्र के लिए ईमानदार होना, अपने राष्ट्र के लिए सत्यता के रास्ते को चुनना, अपने राष्ट्र के प्रति ईमानदारी होना। ठीक है, तो राष्ट्रवाद क्या है? अपने राष्ट्र के प्रति सत्य, निष्ठा और ईमानदारी की भावना होना। कोई आपसे पूछे भाई राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्रवाद है अपने राष्ट्र के लिए सत्य, निष्ठा और ईमानदार होना। यही एक विचारधारा है, ठीक है, जिसका नाम है राष्ट्रवाद, जिसमें कोई भी इंसान अपने राष्ट्र के लिए क्या होता है, पूर्ण रूप से ईमानदार होता है। तो राष्ट्रवाद आप समझ गए होंगे, अपने राष्ट्र के लिए क्या होना, ईमानदार होना, अपने राष्ट्र के लिए सत्य, निष्ठा और ईमानदारी की भावना होना, जिसमें हम अपने राष्ट्र का हित चाहते हैं, अपने राष्ट्र की भलाई चाहते हैं, अपने राष्ट्र की उन्नति चाहते हैं, अपने राष्ट्र की तरक्की चाहते हैं। क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न है, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ? तो पुनर्जागरण युग का अभ्युदय इटली में हुआ था। पुनर्जागरण युग का जो अभ्युदय, जो उसका उदय सबसे पहले वो कहां हुआ? इटली में हुआ था। अब इसे समझिए, पुनर्जागरण युग क्या है, इसे भी समझिए कि पुनर्जागरण युग क्या है। देखिए, 14वीं से 17वीं सदी के बीच, ठीक है, 14वीं से 14, ठीक है, 14वीं से 17वीं सदी के बीच यूरोप में जो धार्मिक और सांस्कृतिक प्रगति हुई, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रगति हुई, आंदोलन भी हुए, युद्ध भी हुए, वो सब पुनर्जागरण युग में आते हैं। यानी कि 14 से 17, 14वीं सदी से 17वीं सदी के बीच में, 14वीं सदी से 17वीं सदी के बीच में यूरोप में क्या, जो धार्मिक और सांस्कृतिक प्रगति हुई, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रगति हुई, उस दौरान आंदोलन भी बहुत सारे हुए, युद्ध भी बहुत सारे हुए, वो सब पुनर्जागरण युग में आते हैं, 14वीं से 17वीं सदी के बीच। तो समझ गया पुनर्जागरण युग क्या है, और इसका अभ्युदय किस देश में हुआ था? इटली में। अगला प्रश्न है, किस क्रांति को राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति कहा गया है? कौन सी क्रांति थी जिसको राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति कहा गया? तो फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति को राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति कहा गया। अगला प्रश्न है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? यंग इटली सोसाइटी, तो इसका जो संस्थापक था वो मैजिनी था। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक मैजिनी था। क्लियर हो गया। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में, 1789, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में, 1789। देखिए, जो ईयर होते हैं इनको आपको रटना पड़ेगा या अपने माइंड में कुछ ना कुछ तरीके से उसकी ट्रिक बनानी पड़ेगी। जैसे आपका बर्थडे कभी भी आता है तो उसके 100 साल पहले, 120 साल पहले, कुछ भी करके आप अपने मन में उसको किसी चीज से रिलेट कर सकते हैं। और जहां तक हिस्ट्री में बहुत ईयर आते हैं तो बहुत सारे सन होते हैं, तो इनको बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप
को रटना भी पड़ेगा और बार बार उसका रिवीजन होना बहुत जरूरी है, तभी ये सन याद होते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत सारी डेट्स होती हैं, बहुत सारे सन होते हैं। क्लियर हो गया? तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1790 में, 1789 में। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो बिस्मार्क याद रखोगे आप, ऑटो वॉन बिस्मार्क। तो जर्मनी के एकीकरण में जो मुख्य भूमिका थी वो बिस्मार्क की थी। जर्मनी के एकीकरण में, ठीक है, जर्मनी को एक करने में जो मुख्य भूमिका थी वो बिस्मार्क की थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जर्मनी के एकीकरण में जो मुख्य रोल किसने निभाया? बिस्मार्क ने, ऑटो वॉन बिस्मार्क। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? इंपॉर्टेंट है, फ्रांस से। आप सभी को पता होगा नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था। अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? अभी हमने किसकी पढ़ी थी? से पहले जर्मनी की पढ़ी थी। तो जर्मनी के एकीकरण में तो बिस्मार्क की थी, और इटली के एकीकरण में किसकी थी? तो ये नाम याद रखेंगे आप, गैरीबॉल्डी। आधा तो आपको याद ही रखना है, पहले तो पूरा ही नाम याद होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट आपको इतना तो पता हो कि एमसीक्यू आए तो आप पहचान सको। तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका मेन थी, और इटली के एकीकरण में गैरीबॉल्डी की। याद रखना आप, गैरीबॉल्डी, गैरीबॉल्डी। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? 1792 में। फ्रांस में जो गणतंत्र की घोषणा हुई, फ्रांस में मतलब गणतंत्र, उसको मतलब गणतंत्र की घोषणा कर दी, वो कब की गई थी? 1792, यानी 1800 से 8 साल पहले। ऐसे करके याद कर सकते हो कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा 1800 से 8 साल पहले, यानी कि 1792। अब कुछ ना कुछ ट्रिक से वहां पर याद आ जाता है, जब हम बार बार रिवाइज करते हैं तो वो याद आ जाता है। फ्रेडरिक सरियू कौन था? तो फ्रेडरिक सरियू जो था ये एक फ्रांसीसी कलाकार था, जिसने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी 1848 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेडरिक सरियू एक फ्रांसीसी कलाकार था, इसने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। क्लियर हो गया? 1848 में। जैकोबिन क्लब का संबंध था फ्रांस से। अब हम पहले 10 क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं एक बार, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न था, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? तो आप अपने मन में सोचिए, अपने राष्ट्र के प्रति सत्य, निष्ठा और ईमानदार होना, यही राष्ट्रवाद है। पुनर्जागरण युग का जो अभ्युदय था वो सबसे पहले कहां हुआ था? इटली में। पुनर्जागरण युग कब से कब तक बताया था मैंने? 14वीं सदी से 17वीं सदी के बीच में यूरोप में जो क्या क्या जो मतलब क्या हुए थे, धार्मिक प्रगति हुई थी, सांस्कृतिक प्रगति हुई थी, युद्ध हुए थे, आंदोलन हुए थे, वो सब पुनर्जागरण युग में आते हैं। किस क्रांति को राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति कहा गया? फ्रांसीसी क्रांति, 1789। फ्रांसीसी क्रांति को राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति कहा गया है। अगला है, यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक मैजिनी। वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रांस की क्रांति में आपको बता चुका हूं, 1789, 1789। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? बिस्मार्क की। नेपोलियन का संबंध था फ्रांस से। इटली के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? गैरीबॉल्डी की। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा 1800 से 8 साल पहले, यानी 1792 में। फ्रेडरिक सरियू कौन था? एक फ्रांसीसी कलाकार जिसने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। फ्रेडरिक सरियू कौन था? एक फ्रांसीसी कलाकार था जिसने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, ठीक है, 1848 में। जैकोबिन क्लब का संबंध फ्रांस से था। जैकोबिन क्लब बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रांस से था इसका संबंध। बेल्जियम किस देश के अधीन था? तो ये नीदरलैंड के अधीन था। बेल्जियम जो था वो नीदरलैंड के अधीन था। अगला प्रश्न है, जॉल-वेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई? यह भी आता है कई बार कि जॉल-वेराइन क्या था? ये एक शुल्क संघ था। जॉल-वेराइन एक शुल्क संघ था और इसकी स्थापना 1834 में की गई। सन आपको याद करने पड़ेंगे, या आपको बार बार रिवीजन करने पड़ेंगे सन। तो जॉल-वेराइन एक शुल्क संघ था जिसकी स्थापना 1834 में हुई थी। यह आपको याद करना पड़ेगा कि जॉल-वेराइन एक कैसा संघ था, यह भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो जॉल-वेराइन एक शुल्क संघ था। जॉल-वेराइन एक शुल्क संघ था जिसकी स्थापना 1834 में हुई, 1834। फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? मध्यम वर्ग की, ठीक है। फ्रांस की जो क्रांति हुई इसमें जो मुख्य भूमिका निभाई वो मध्यम वर्ग ने निभाई, मध्यम वर्ग। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की? नेपोलियन बोनापार्ट। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना भी इंपॉर्टेंट है, नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट।
अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रिया के साथ प्रशा का युद्ध कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1866 में। और फ्रांस और प्रशा का युद्ध हुआ था 1870 में। दोनों में से एक आ सकता है। ऑस्ट्रिया और प्रशा का युद्ध तो हुआ था 1866 में, और उसके 4 साल बाद जो है फ्रांस और प्रशा का युद्ध भी हो गया। तो प्रशा दोनों के साथ है, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया और प्रशा का युद्ध हुआ था 1866, और फ्रांस और प्रशा का युद्ध हुआ था 1870। अब ये क्वेश्चन फिर आएगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक उपबंध या सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? रूसो थे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पुस्तक थी उसके लेखक का नाम रूसो था। अगला है इंसाइक्लोपीडिया यानी विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? दिदरो ने। इंसाइक्लोपीडिया आ गया तो यहां पे दिदरो नाम याद रखना है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट आ गया तो रूसो नाम याद रखना है। फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लुई 16वां। जब फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, तो उस समय वहां किसका शासन था? लुई 16वें का। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871। और इटली के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? अभी मैंने बताया था, गैरीबाल्डी ने। और जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका बिस्मार्क ने। जर्मनी बिस्मार्क, इटली गैरीबाल्डी। और इटली का एकीकरण पूरा हुआ 1871 में। 1870 में मैंने अभी बताया था 2 का युद्ध हुआ था, किस किस का? फ्रांस और प्रशा का। और 1866 में किसका हुआ था? अभी बताया था आपको, ऑस्ट्रिया और प्रशा का। क्लियर हो गया। और इटली का एकीकरण 1871 में। देखो ईयर आपको याद करने पड़ेंगे। इटली को रोम किस युद्ध के बाद मिला था? फ्रांस और प्रशा के। कब हुआ था बताइए? 1866 में या 1870 में? मैंने आपको अभी बताया था, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो इटली को रोम किस युद्ध के बाद मिला था? फ्रांस और प्रशा के 1870 वाले। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, गैरीबाल्डी कहां का निवासी था? नीस का। ठीक है, गैरीबाल्डी कहां का निवासी था? नीस का। ठीक है, जिसकी किस में मुख्य भूमिका थी? जर्मनी के एकीकरण में या इटली के एकीकरण में? गैरीबाल्डी की तो इटली के एकीकरण में। जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद हुआ? वही फ्रांस और प्रशा। मैंने बताया था अभी 1870 में। फ्रांस और प्रशा के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हो गया, और इसमें मुख्य भूमिका किसी थी? बिस्मार्क की। तो जर्मनी का एकीकरण फ्रांस और प्रशा युद्ध 1870। नेपोलियन की हार कब हुई थी? इंपॉर्टेंट है, 1815 में। 1815 में नेपोलियन की हार हुई थी। नेपोलियन की हार हुई 1815 में। आप देख रहे होंगे कि कितने सारे ईयर आ रहे हैं, तो इनको आप स्पेशली नोट करेंगे अलग से। क्लियर हो गया। और 2-3 बार रिवाइज करेंगे और थोड़ा माइंड में सेटअप कर लेंगे कि हाँ यार ये तब हुआ था, ये तब हुआ था। तो नेपोलियन की हार हुई थी 1815 में। क्लियर हो गया। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। जैकोबिन क्लब का संबंध था फ्रांस से। जैकोबिन क्लब का संबंध था फ्रांस से। बेल्जियम किस देश के अधीन था? नीदरलैंड। बेल्जियम किस देश के अधीन था? नीदरलैंड। आपको साथ साथ ही याद हो जाने चाहिए। 50 में से 40 भी याद रह गए तो वो भी एक अचीवमेंट है। ठीक है, तो बेल्जियम किस देश के अधीन था? नीदरलैंड। और जैकोबिन क्लब का संबंध था फ्रांस से। अगला है, जॉल वेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई? तो पहले तो याद रखना है जॉल वेराइन क्या है। ये एक शुल्क संघ है और की स्थापना 1834 में। ईयर हो सकता है भूल जाएं, कोई बात नहीं, रिवाइज कर लेना। तो जॉल वेराइन एक शुल्क संघ था और इसकी स्थापना हुई थी 1834 में, 1834 में। फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किसकी थी? मध्यम वर्ग की। फ्रांस की क्रांति में जो मुख्य भूमिका थी वो मध्यम वर्ग की थी। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की थी नेपोलियन बोनापार्ट ने। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट। ऑस्ट्रिया के साथ प्रशा का युद्ध 1866 और फ्रांस और प्रशा का 1870। ऑस्ट्रिया प्रशा 1866 और फ्रांस और प्रशा 1870। सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक किसने लिखी? रूसो ने। और इंसाइक्लोपीडिया दिदरो ने। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी रूसो ने और इंसाइक्लोपीडिया लिखी दिदरो ने। फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? लुई 16वां। बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रांस की क्रांति जब हुई उस समय किसका शासन चल रहा था? लुई 16वें का। इटली का एकीकरण कब हुआ? 1871। 1870 में क्या हुआ था? किसके किसके बीच युद्ध हुआ था? फ्रांस और प्रशा के बीच। उसके बाद 1 साल बाद इटली का एकीकरण हो गया 1871 में। इटली को रोम किस युद्ध के बाद मिला? फ्रांस और प्रशा के 1870 में हुआ था, मैं बता चुका हूं। गैरीबाल्डी कहां का निवासी था? नीस। गैरीबाल्डी कहां का निवासी था? नीस।
इटली के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? गैरिबॉल्डी की थी। और जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की थी। नेपोलियन की हार हुई थी 1815 में। 1800 के क्या 15 साल बाद नेपोलियन हार गया था 1815 में। अगला है, संसद में किस वर्ग का प्रभाव अधिक था? तो उस समय जो संसद थी, पार्लियामेंट थी, उस समय सर्वाधिक प्रभाव था मध्यम वर्ग का। जो संसद थी उसमें किसका प्रभाव सर्वाधिक था? मध्यम वर्ग का। क्लियर हो गया। 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्रों को किस रूप में प्रस्तुत किया? नारी भेष में। 18 और 19 सदी में जो कलाकार थे उन्होंने राष्ट्रों को नारी रूप में प्रस्तुत किया, कि राष्ट्र को एक नारी के रूप में प्रस्तुत किया। क्लियर हो गया। 18वीं और 19वीं सदी में। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्वतंत्रता का प्रतीक थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब फ्रांसीसी क्रांति हुई उस समय स्वतंत्रता का प्रतीक थी लाल टोपी और टूटी हुई जंजीर। जब फ्रांसीसी क्रांति हुई उस समय जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी वो लाल टोपी थी, रेड कैप, और टूटी हुई जंजीर। याद रखेंगे आप, फ्रांसीसी क्रांति के समय स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी थी और टूटी हुई जंजीर थी। और 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्रों को किस रूप में प्रस्तुत किया था? नारी भेष में। क्लियर हो गया। अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सैडोवा का युद्ध कब और किन के बीच हुआ? वही 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। तो उस युद्ध को सैडोवा का युद्ध कहते हैं, जो मैं आपको इतनी बार बता चुका हूं कि 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच एक युद्ध हुआ था, वो सैडोवा का युद्ध था। सैडोवा का युद्ध 1866 ऑस्ट्रिया और प्रसा। सैडोवा का युद्ध 1866 ऑस्ट्रिया और प्रसा। इसके बाद 1870 में भी हुआ था एक, क्या बताया था मैंने? फ्रांस और किसके बीच? प्रसा के बीच। वो भी आगे आएगा। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक व्यक्ति कौन था? इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक व्यक्ति था रोम का पोप। याद रखना, इटली के एकीकरण में जो सर्वाधिक बाधक व्यक्ति था वो रोम का पोप था। मैजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैजनी था, ठीक है, यंग इटली सोसाइटी बताया था स्टार्टिंग में, तो मैजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। इंपॉर्टेंट है, मैजनी का जो संबंध था वो कार्बोनरी संगठन से था। और इटली के एकीकरण में सर्वाधिक बाधक व्यक्ति था रोम का पोप। और मैजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। ठीक है, तो एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। 25 क्वेश्चन से नेपोलियन की हार कब हुई थी? 1815। 1800 में 15 जोड़ देना, नेपोलियन हार गया था 1815। संसद में किस वर्ग का प्रभाव सर्वाधिक था उस समय? मध्यम वर्ग का। 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्रों को किस रूप में प्रस्तुत किया था? जो कलाकार थे 18वीं और 19वीं सदी में, जो भी कलाकार थे उन्होंने राष्ट्रों को नारी भेष में प्रस्तुत किया, एक नारी के रूप में। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उस समय स्वतंत्रता का प्रतीक क्या चीज थी? तो लाल टोपी और टूटी हुई जंजीरें। सैडोवा का युद्ध जो मैं बता चुका हूं 1866 ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। सैडोवा का युद्ध 1866 ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच, इसको रट लेना। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक व्यक्ति रोम का पोप। और मैजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। कार्बोनरी। अगला प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो जो काउंट काबूर था इसको विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री। तो विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पोस्ट पर नियुक्त कर दिया। याद रखना, काउंट काबूर को किसने? विक्टर इमैनुअल ने। किस पर, मतलब किस पोस्ट पर रख दिया है ना, किस पोस्ट पर नियुक्त कर दिया उनको? प्रधानमंत्री। क्लियर हो गया, प्राइम मिनिस्टर। गैरीबोल्डी पैसे से क्या था? तो गैरीबोल्डी का जो काम था वो नाविक था। ठीक है, तो याद रखना, गैरीबोल्डी का संबंध भी बताया था मैंने अभी पहले, थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। और ये पैसे से क्या था? नाविक था। नाविक कहते नाव चलाने वाले को। अगला प्रश्न है, सेडान का युद्ध। इससे पहले आपने सेडेवा देखा था, अब सेडान का युद्ध हुआ था 1870 में, जो मैं बता रहा था, फ्रांस और प्रसा के बीच। ठीक है, और इससे पहले हमने एक और पढ़ा था सैडोवा का, जो मैंने अभी बताया 1866। तो 1866 में जो फ्रांस, ठीक है, फ्रांस ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था, फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ वो 1870 में हुआ। देखिए कंफ्यूजन मत होना, देखिए सैडोवा है एक और एक है सेडान।
सेडोवा सेडान, दोनों को पढ़ लेना, ठीक है, सन भी देख लेना। सेडान का युद्ध है 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच, और सेडोवा का युद्ध है 1866 में 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। एक बार दोबारा बता देता हूं, 1866 किस किस के बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और प्रसा, और नाम क्या था उसका? सेडोवा का युद्ध। और सेडान का युद्ध 1870 फ्रांस और प्रसा के बीच। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी? मारियान फ्रांस, बहुत इंपॉर्टेंट है। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी, सिंबल थी राष्ट्रवाद का? किस देश के? मारियान, फ्रांस। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया? गैरीबॉल्डी ने। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती नामक जो संस्था थी, गैरीबॉल्डी ने। पैसे से क्या था? ये एक नाविक था। रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई? ये रक्त और लोह की जो पॉलिसी है, बिस्मार्क ने। ठीक है, क्लियर हो गया? रक्त और लोह की नीति, ये जो पॉलिसी है रक्त और लोह की, ये किसने अपनाई थी? बिस्मार्क ने, जिसकी मेन भूमिका थी जर्मनी के एकीकरण में। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया? मैंने आपको बताया था 1871 में हुआ था। उससे पहले किसका युद्ध हुआ था? वही सेडान का युद्ध बताया था मैंने। 1870 में किस किस के बीच हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो जब कौन सी संधि हो गई तब जर्मनी का एकीकरण हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकफर्ट की जो इस संधि थी ये कब हुई थी? 1871 में, और इसके बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। तो किस संधि के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि। क्लियर हो गया? जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? नेपोलियन थर्ड, ठीक है, या नेपोलियन तृतीय कह सकते हैं इसको। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ था ना, तो उस समय फ्रांस का शासक था नेपोलियन तृतीय। डन? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हां, तो 31 से करते। मैजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। जब आप एमसीक्यू देखोगे तो समझ जाओगे। मैजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पोस्ट पर रखा? प्रधानमंत्री, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। गैरीबॉल्डी काम से उसका पेशा क्या था? नाविक। सेडान का युद्ध 1870 में 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच, और सेडोवा का हुआ था 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी? फ्रांस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल कुर्ती नामक संस्था का संगठन गैरीबॉल्डी ने किया था। इंपॉर्टेंट है। रक्त और लोह की नीति बिस्मार्क की थी। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया? सेडान का युद्ध। और किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? नेपोलियन तृतीय। अगला प्रश्न है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? निरंकुश शासन। क्लियर है? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में जो है किस प्रकार का शासन स्थापित हो गया? निरंकुश शासन, जिस पर कोई अंकुश नहीं है। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में निरंकुश शासन स्थापित हो गया। निरंकुश, जिस पर कोई अंकुश नहीं है, कोई लगाम नहीं है। यंग यूरोप की स्थापना किसने की? मैजनी ने। याद रखना, यंग यूरोप की स्थापना मैजनी ने की थी। ठीक है, तो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हो गया? निरंकुश शासन 1830 की क्रांति के बाद। और यंग यूरोप की स्थापना मैजनी ने की थी। यंग यूरोप की स्थापना मैजनी ने की थी। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध लड़े? 3 युद्ध। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका बिस्मार्क ने निभाई, मैंने आपको बताया। इटली के एकीकरण में गैरीबॉल्डी ने निभाई। तो बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए 3 युद्ध लड़े। ठीक है, अगला है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तुर्की की। तो जब यूनान का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसमें तुर्की की पराजय हो गई। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया। मैंने आपको बताया उन्होंने नारी भेष में, और इस नारी रूपक का क्या नाम था? मारियान। फ्रांस में बताया था ना मैंने आपको, अभी क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को प्रकट करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया, और इस नारी रूपक का नाम था मारियान। याद रखना है।
जर्मन का राष्ट्र रूपक क्या है? जर्मेनिया। ठीक है, तो जर्मन का राष्ट्र रूपक क्या है? जर्मेनिया। कल्पनादर्श का शाब्दिक अर्थ क्या है? इस चैप्टर में एक वर्ड है कल्पनादर्श, इंपॉर्टेंट है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? काल्पनिक समाज जो इतना आदर्श है, इतना आइडियल है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। कल्पनादर्श वर्ड आएगा ना तो लिखना काल्पनिक समाज। काल्पनिक समाज जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। मतलब एक ऐसा काल्पनिक समाज जो इतना आइडियल है, इतना आदर्श है कि उसका संभव होना ही असंभव है, एक प्रकार से। क्लियर हो गया? अगला है, वियना संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? उन कई सारे बदलावों को खत्म करना जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। वियना संधि का जो मुख्य उद्देश्य था, आ सकता है ये, वियना संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? उन कई सारे बदलावों को खत्म करना, उन सारे चेंजेस को खत्म करना जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। अब जब नेपोलियाई जो युद्ध हुए थे, इस दौरान कई चेंजेस हुए होंगे, तो जो वियना संधि हुई थी तो ये उन कई सारे बदलावों को खत्म करना चाहती थी। कॉर्ल वेल्कर कौन थे? तो जो कॉर्ल वेल्कर थे ये एक उदारवादी राजनीतिज्ञ थे, उदारवादी, और फ्रैंकफर्ट के एक निर्वाचित सदस्य भी थे। फ्रैंकफर्ट के एक निर्वाचित सदस्य भी थे। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी ना, मैंने अभी आपको बताया था। तो कॉर्ल वेल्कर एक उदारवादी राजनीतिज्ञ थे और फ्रैंकफर्ट के एक निर्वाचित सदस्य भी थे। और लुइजे ऑटो पीटर्स कौन थी? ये एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी। लुइजे ऑटो पीटर्स कौन थी? ये एक राजनीतिज्ञ कार्यकर्ता थी। तो अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हो गया था? मैंने बताया निरंकुश शासन। यंग यूरोप की स्थापना मैजनी ने की थी। यंग यूरोप की स्थापना मैजनी ने। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध लड़े। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया और इस नारी रूपक का नाम था मारियान। जर्मन का राष्ट्र रूपक था जर्मेनिया। और कल्पनादर्श का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये जो वर्ड है कल्पनादर्श, इसका शाब्दिक अर्थ है एक ऐसा काल्पनिक समाज जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना ही असंभव है। एक ऐसा काल्पनिक समाज जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना ही क्या है? असंभव है। और वियना संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? उन कई सारे बदलावों को खत्म करना जो नेपोलियाई युद्ध के दौरान हुए थे। कॉर्ल वेल्कर कौन थे? एक उदारवादी राजनीतिज्ञ और फ्रैंकफर्ट के एक निर्वाचित सदस्य। कॉर्ल वेल्कर जो थे ये एक उदारवादी राजनीतिज्ञ थे और फ्रैंकफर्ट के एक निर्वाचित सदस्य भी थे। और लुइजे ऑटो पीटर्स कौन थी? एक राजनीतिज्ञ कार्यकर्ता। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।